ये आदमी अपने क्लाइंट के करोड़ों रुपए बेल के लिए ले जा रहा था। उसे लगा था कि ये काम बहुत आसान होगा और उसे लाखों का कमीशन मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में 3 गाड़ियां उसे घेर लेंगी और डाकू पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उन्होंने जिमी को चारों तरफ से घेर लिया। बेचारा जिमी, एक छोटा मोटा वकील, उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो बुरी तरह डर गया था। डाकुओं के लीडर ने उसे गाड़ी से नीचे उतरने का इशारा किया। जिमी को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। उसने डरते डरते अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और स्पेनिश में, जो शायद उन्हें समझ आती, ये बताने की कोशिश की कि वो एक वकील है। लेकिन डाकुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस उन करोड़ों रुपयों से मतलब था। डाकुओं के लीडर ने कैश कंफर्म किया और फिर सीधे अपने आदमियों को इस वकील को खत्म करने का हुक्म दे दिया। मौत को इतने करीब देखकर जिमी की तो जैसे जान ही निकल गई थी। लेकिन जैसे ही जिमी की कहानी खत्म होने वाली थी, तभी एक गोली चलने की आवाज आई। जिमी के ऊपर खून के छींटे पड़े, लेकिन मरने वाला वो नहीं था, बल्कि वो आदमी था जो जिमी को मारने वाला था। डाकुओं को समझ आ गया कि कोई स्नाइपर है और वो फौरन अलर्ट हो गए। जैसे ही उनका दूसरा साथी भी मारा गया, वो पागलों की तरह अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि स्नाइपर कहाँ है। डाकुओं का लीडर पैसे लेकर भागने ही वाला था कि तभी उसे भी एक गोली लगी और वो वही ढेर हो गया। वो रहस्यमयी स्नाइपर अचूक था। उसका हर निशाना दुश्मन के शरीर के आर पार हो रहा था। जल्द ही उन सब की तरफ से शांति छा गई। जिमी गाड़ी के पीछे छिपा रहा। उसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं उसे भी गोली न लग जाए। उसने गाड़ी के नीचे से दूसरी तरफ झांका। उसने देखा कि एक पिकअप ट्रक इसी तरफ आ रहा है। उसे लगा कि ये आदमी भी पैसों के लिए ही आया है। जिमी ने जमीन पर पड़ी एक बंदूक उठा ली खुद को बचाने के लिए, लेकिन बंदूक की गोलियां तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। तभी डाकुओं में से एक, जो अभी तक मरा नहीं था, जिंदा था, उसने उस रहस्यमयी आदमी के पिकअप ट्रक पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और फिर मौका देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से भाग गया। वो रहस्यमयी आदमी अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। उसने देखा कि एक अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है, तो उसने उसे एक और गोली मार दी। इसके बाद वो आदमी जिमी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त जिमी इतना डरा हुआ था कि उसमें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी जिमी को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसने फिक्र से पूछा कि उसे गोली तो नहीं लगी। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। डरे हुए जिमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने देखा कि वो रहस्यमय शार्प शूटर कोई और नहीं, बल्कि उसका पुराना जानकार माइक था। अगर उसे पता होता कि माइक इतना खतरनाक है, तो वो कभी उससे पंगा नहीं लेता। माइक ने डरे हुए जिमी को उठाया और उसे थोड़ा शांत होने के लिए कहा, जब तक वो सब कुछ संभालता है। जिमी ने जैसे तैसे अपने आंसू रोके। माइक ने डाकुओं के शरीर पर बने टैटू के निशान को नोट कर लिया। फिर उसने करोड़ों रुपयों से भरे बैग उठाए और अपनी गाड़ी में रखने के लिए चल पड़ा। लेकिन माइक ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि भागने वाले आखिरी डाकू ने उसकी गाड़ी के जरूरी हिस्से पर गोली मार दी थी। माइक परेशान था। तभी उसकी नजर जिमी की गाड़ी की चाबियों पर पड़ी। हालांकि जिमी की गाड़ी पर भी कुछ गोलियां लगी थी, पर अच्छी बात यह थी कि माइक ने उसे स्टार्ट कर लिया। लगता है अब दोनों को इसी खटारा गाड़ी से घर जाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही इस गाड़ी ने भी जवाब दे दिया। माइक ने नीचे उतरकर चेक किया तो पता चला कि इंजन पर गोली लगी है। और इससे भी बुरी बात यह थी कि इस सुनसान बॉर्डर इलाके में फोन पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं थे। वो मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकता था। माइक ने जिमी की गाड़ी की नंबर प्लेट और फिर पेट्रोल की टंकी का ढक्कन निकाला, क्योंकि यहीं पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। माइक इसी के जरिए जिमी को बचाने आया था। ये उन लोगों का काम करने का एक आम तरीका था। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्हें गाड़ी को एक गड्ढे में धकेलना था। जैसे ही गाड़ी गड्ढे में गिरने वाली थी, जिमी ने अचानक उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे याद आया कि किम का दिया हुआ दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा वकील वाला कप अभी भी गाड़ी में ही है। जब उसने देखा कि कप में गोली का छेद हो गया है, तो जिमी का दिल टूट गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर गाड़ी को गड्ढे में धकेल दिया। दुश्मनों से बचने के लिए जंगल में बचने के तरीकों में माहिर माइक ने एक छोटा रास्ता चुना। दोनों आधा दिन तक चलते रहे और बुरी तरह थक गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक पेड़ मिला, जिसके नीचे वो आराम करने के लिए रुके। जिमी को इस हालत में देखकर मुझे वॉल्टर व्हाइट की याद आ गई। दोनों ही जंगल में फंसे थे, लेकिन जिमी की ये हालत कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अपनी ताकत बचाने के लिए जिमी ने सुझाव दिया कि दोनों बारी बारी से करोड़ों रुपए उठाएंगे। माइक ने उसे ऐसी नजरों से देखा जिसका मतलब था बिल्कुल नहीं। जिमी को चुप होना पड़ा। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि वो एक गड्ढा खोदकर पैसे यही दबा देते हैं और जब शहर पहुंच जाएंगे तब गाड़ी लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन माइक को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहली बात, पैसे दबाने की सही जगह दोबारा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, यहाँ की जमीन बहुत सख्त है और उसके हाथ में जो नंबर प्लेट है उससे खोदने में सालों लग जाएंगे। लेकिन जिमी ने माइक की एक न सुनी। वो अपनी जिद पर अड़ा था। तभी माइक ने दूर एक गाड़ी आते हुए देखी। दूरबीन से देखने पर पता चला कि ये उसी भागे हुए डाकू की गाड़ी थी। माइक ने जिमी को फौरन रुकने के लिए कहा और सारी चमकने वाली चीजें उतारने को कहा, क्योंकि रोशनी की वजह से दुश्मन उन्हें देख सकता था। माइक समझ गया कि दुश्मन को उनकी छोड़ी हुई गाड़ी मिल गई है और अब वो आसपास उन्हें ही ढूंढ रहा है। सुरक्षित रहने के लिए दोनों को जल्द से जल्द जगह बदलनी थी। एक सुरक्षित जगह पहुंचकर प्यासे जिमी ने गड़गड़ कर पानी पीना शुरू कर दिया। पास बैठे माइक ने उसे पानी बचाने के लिए कहा, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तान में पानी न होना किसी भी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। अनुवी माइक ने पौधों से पानी इकट्ठा करने का तरीका निकाला और फैसला किया कि वो रात यही गुजारेंगे, क्योंकि रात में सफर करना बहुत खतरनाक हो सकता था। जिमी एक ऊंची जगह पर चढ़ गया, ये देखने के लिए कि शायद फोन में सिग्नल आ जाए, लेकिन आखिर में उसे निराशा ही मिली। रात में जिमी शिकायत करने लगा कि उसे तो कब का घर पहुंच जाना चाहिए था। वो जानता था कि इस वक्त किम उसकी बहुत चिंता कर रही होगी। माइक ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि चिंता मत करो, हो सकता है वो सोच रही हो कि तुम बाहर कहीं मजे कर रहे हो। लेकिन जिमी ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसे पक्का लगेगा कि मैं किसी खतरे में हूँ, क्योंकि किम को इस मिशन के बारे में पता है। जिमी की बातों से माइक समझ गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने काम के बारे में बता दिया है। जिमी ने गर्व से उसे ठीक करते हुए कहा, गर्लफ्रेंड नहीं, पत्नी। माइक ने पहले तो जिमी को बधाई दी और फिर अंदाजा लगाया कि किम शायद पुलिस को फोन कर देगी। ये किसी भी डरे हुए इंसान का नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन जिमी किम को बहुत अच्छे से
जानता था। उसने गारंटी दी कि किम पुलिस को फोन नहीं करेगी, बस चिंता करेगी। ये सब सुनकर माइक को अफसोस हुआ कि किम भी अब इस खेल में शामिल हो गई है। किम की सुरक्षा के लिए जिमी ने फौरन किम का बचाव किया और कहा कि उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन जैसा जिमी ने अंदाजा लगाया था, किम पुलिस के पास नहीं गई, बल्कि वो खुद को लाओ की वकील बताकर उससे मिलने पहुंच गई। वो चाहती थी कि लाओ उसे बताए कि जिमी पैसे लेने के लिए कहा गया था। पहले तो लाओ इस बात पर गुस्सा हुआ कि जिमी ने ये राज किसी और को बता दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।